आपने बस यूं ही अपने लिए रात को खाने के लिए एक स्कैलियन ओनियल नूडल्स का बाउल बनाया था, लेकिन उसी की खुशबू बगल वाले घर में रहने वाली 1 बिलियन युआन की संपत्ति वाली फीमेल सीईओ को आधी रात में आपके दरवाजे तक खींच लाती है, जिस पर जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं वह बिना किसी भूमिका के सीधे 20,000 युआन निकालकर आपके नूडल्स का बाउल खरीदने की बात कहती है। यह देखकर आपको बस यही लगता है कि शायद वह भूख से बेहाल हो चुकी है, जिस पर आप बड़े ही दिलदार अंदाज में अपना स्कैलियन ओनेल नूडल्स का बाउल उसे दे देते हैं। लेकिन किसे पता था कि अगले ही दिन वह सीधे आपके घर पहुंच जाती है और पूरे 8 लाख युआन प्रति महीने की सैलरी ऑफर करती है, जिस पर उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, आपको अपना पर्सनल शेफ बनाना। लेकिन आप बिना एक पल सोचे उसे सीधे मना कर देते हैं। मजाक कर रही हो क्या? इस जिंदगी में मुझे किसी का बैल बनकर काम नहीं करना है, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल अभी कुछ देर पहले ही आप तेजी से चूल्हा बंद करते हैं और मिट्टी के बर्तन का ढक्कन खोलते हैं, जिस पर सिर्फ एक छन्न की आवाज सुनाई देती है और गर्मा गर्म स्कैलियन ऑयल सीधे उन नूडल्स के ऊपर डाला जाता है जिन्हें अभी अभी पानी से निकाला गया था। अगले ही पल उसकी गजब की खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है। यह हल्का जला हुआ हरा प्याज, सुगंधित पोर्क फैट और उस सीक्रेट सोया सॉस की मिठास का परफेक्ट मेल होता है, जिस पर ऐसी खुशबू अगर आधी रात में फैल जाए तो सच में बिना चाकू के किसी को मार डालने जैसी ताकत रखती है। ठीक उसी समय आपकी आंखों के सामने हल्के नीले रंग की एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देती है। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपने स्पेशल स्कैलियन ओनल मिक्सड नूडल्स सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है। एस रैंक डिश एक्टिवेट, स्पेशल इफेक्ट एक्टिवेटेड, लेवल 3 इंसोम्निया सूदिंग इफेक्ट। यह देखकर आप एप्रन उतारते हैं और हंसते हुए सिर हिलाते हैं। सिस्टम, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? मेरे जैसा आलसी रेस्टोरेंट ओनर जो हर दिन खुद से जागने तक सोता रहता है, उसे इस इफेक्ट की क्या जरूरत है? यह सोचते हुए आपका ध्यान अनजाने में नीचे मौजूद अपनी छोटी सी दुकान की तरफ चला जाता है। पहली मंजिल पर मौजूद उस दुकान के बाहर ही फैमिली स्मॉल रेस्टोरेंट का बोर्ड टंगा हुआ है, जिस पर पिछले 3 दिनों से दुकान का शटर बंद पड़ा हुआ है। वैसे भी आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए दुकान खोलनी है या नहीं यह पूरी तरह आपके मूड पर निर्भर करता है। इसके बाद आप नूडल्स का बाउल उठाते हैं। कमरे में थोड़ा घुटन महसूस होती है, जिस पर आप आराम से लकड़ी का दरवाजा खोलकर बालकनी की तरफ बढ़ते हैं ताकि रात की ठंडी हवा अंदर आ सके। इन पुराने विलाज के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है, जिस पर स्कैलियन ऑयल नूडल्स की मोहक खुशबू रात की हवा के साथ बहते हुए नक्काशीदार रेलिंगों के बीच से गुजरती है और सीधे बगल वाले घर में पहुंच जाती है। सामने वाला विला नंबर 202 आपके चमकते हुए घर से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। वहां सिर्फ एक फ्लोर लैंप जल रहा है, जिसकी ठंडी रोशनी पूरे कमरे में फैल रही है। एक बड़े से वर्क डेस्क पर ढेर सारी फाइल्स और कई लैपटॉप्स रखे हुए हैं, जिनकी स्क्रीन्स अभी भी चमक रही हैं। लीशिया आराम से एर्गोनॉमिक चेयर पर झुकी बैठी है, जिस पर उसका चेहरा इतना खूबसूरत है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की आधी एक्ट्रेसेस भी उसके सामने फीकी पड़ जाएं। लेकिन इस समय उसके चेहरे पर सिर्फ थकान और झुंझलाहट दिखाई देती है। वह अपने दर्द से मरोड़ खाते पेट पर हाथ फेरती है। उसकी नजर डेस्क पर रखे उस प्रीमियम सैंडविच बॉक्स पर जाती है, जिसका सील तक नहीं खोला गया है, जिसे देखकर उसके पेट में फिर से मितली उठने लगती है। कंप्यूटर स्क्रीन की दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट लगातार बोलता जा रहा है। सेकेंड राउंड फंडिंग एग्रीमेंट में इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं। वे जिद कर रहे हैं कि अगले साल हमारा नेट प्रॉफिट कम से कम 30% बढ़ना चाहिए। यह सुनकर लीशिया को लगता है जैसे उसकी दोनों कनपटियां फटने वाली हैं। लंबे समय से चली आ रही इंसोम्निया की वजह से पैदा हुआ न्यूरेल्जिया ऐसा महसूस करवाता है मानो कोई आरी उसके दिमाग को बार बार काट रही हो। बस काफी है, वह ठंडी आवाज में उसे बीच में ही रोक देती है। हालांकि उसकी आवाज में थकान साफ झलकती है, लेकिन उसमें ऐसी अथॉरिटी होती है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। इन टर्म्स को मैं एक्सेप्ट नहीं करती। उन्हें कहो दोबारा ड्राफ्ट तैयार करें और हाँ, आज रात मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिस पर वह सीधे लैपटॉप बंद कर देती है और सारी कम्युनिकेशन काट देती है। इसके बाद लीशिया कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकती है और थकान भरी लंबी सांस छोड़ती है। यह पुराना विला उसका नया हाइडआउट है, जिसे उसने हाल ही में खरीदा था। उसके ट्रस्टेड असिस्टेंट के अलावा किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। यहीं पर आकर वह अपने फैमिली बिजनेस और उस दम घोंट देने वाली कंपनी से थोड़ी राहत महसूस करती है। लेकिन काम से भागना आसान है, शरीर की शिकायतों से नहीं। सीवियर एनोरेक्सिया की वजह से उसे पूरे 2 दिन हो चुके हैं कुछ भी खाए हुए। पेट लगातार जल रहा है, भूख भी लग रही है, लेकिन जैसे ही खाने का ख्याल आता है उसे मितली आने लगती है। लीशिया खुद पर हंसते हुए सोचती है, अगर यही हाल रहा तो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले ही मैं दुनिया छोड़ दूंगी। जिस पर वह पेट की दवा उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी खिड़की की दरार से एक बेहद आकर्षक खुशबू अंदर चली आती है। उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। यह किसी महंगे परफ्यूम की खुशबू नहीं होती, न ही बाहर के तैलीय फास्ट फूड जैसी कोई गंध होती है, बल्कि यह घर के खाने जैसी बेहद साधारण, गर्माहट भरी और सुकून देने वाली खुशबू होती है। हल्का जला हुआ फ्राइड स्कैलियन और नूडल्स की मीठी खुशबू मिलकर जैसे पूरे कमरे की ठंडक और अकेलेपन को
एक झटके में तोड़ देती है। गुड गुड। अचानक उसके पेट से जोर की आवाज निकलती है। शांत कमरे में यह आवाज बेहद साफ सुनाई देती है, जिस पर लीशिया कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। वह अनजाने में अपने पेट पर हाथ फेरती है। यह एहसास उसे बहुत लंबे समय बाद महसूस होता है। भूख, सच्ची वाली भूख और खाने की तीव्र इच्छा। एक बार यह ख्याल मन में आते ही वह खुद को रोक नहीं पाती। उसके मुंह में लगातार लार बनने लगती है। उसके शरीर का हर सेल उस खुशबू का स्वाद चखने के लिए चीख रहा होता है, जिस पर लीशिया तुरंत अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और लड़खड़ाते हुए बालकनी की तरफ बढ़ती है। यह खुशबू साफ तौर पर बगल वाले रूम नंबर 101 से आ रही होती है। नए पड़ोसी लीजी ने उसे पहले फूड डिलीवरी मंगाने या आंट ली को बुलाने की सलाह दी थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानती है कि चाहे जो भी खाना सामने रख दिया जाए, वह उसे निगल नहीं पाएगी। इस वक्त सिर्फ यही खुशबू ऐसी चीज है जिसने उसके अंदर दोबारा खाने की इच्छा जगा दी है। जिस पर लीशिया तुरंत अपना फोन उठाती है, एक गहरी सांस लेती है और दरवाजा खोलकर सीधे बगल वाले घर की तरफ चल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ आप जैसे ही नूडल्स खाने के लिए चॉपस्टिक उठाने वाले होते हैं, तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई देती है। इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है? यह सोचकर आप चॉपस्टिक नीचे रखते हैं और दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, जिस पर पीफ होल से बाहर झांक कर देखते हैं तो वहां एक महिला खड़ी दिखाई देती है। हालांकि उसने चश्मा पहन रखा होता है और कपड़े भी काफी साधारण व ढके हुए होते हैं, लेकिन उसकी ठंडी ऑरा और नाजुक खूबसूरती फिर भी आसानी से नजर आ जाती है। आप दरवाजा खोलते हैं, लेकिन उसे अंदर बुलाने का कोई इरादा नहीं रखते, जिस पर आप एक हाथ दरवाजे के फ्रेम पर टिकाकर खड़े हो जाते हैं और दोनों के बीच एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं। हेलो, आपको किसी चीज की जरूरत है क्या? लीशिया आपकी तरफ ध्यान से देखती है। साधारण टी शर्ट, कमर पर बंधा एप्रन, हाथ में अभी भी चॉपस्टिक्स और साफ सुथरा सलीकेदार अपीयरेंस। सबसे खास बात यह होती है कि उसकी वजह से अचानक दरवाजा खुलने के बाद भी आपके चेहरे पर न तो कोई हैरानी होती है और न ही कोई बदतमीजी। बस हल्की सी उलझन दिखाई देती है कि इतनी रात को किसी ने आपको डिस्टर्ब क्यों किया। यह देखकर लीशिया के भीतर का तनाव थोड़ा कम होने लगता है। हेलो, मैं अभी हाल ही में बगल वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी और थोड़ी दूरी बनाए रखने वाली होती है। इतनी रात को परेशान करने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे आपके घर से खाने की खुशबू आ रही थी। यह सुनकर आप हल्का सा भौंहा उठाते हैं। ओह, मैंने अभी अभी नूडल्स बनाए हैं। ये पुरानी बिल्डिंग है, इसलिए साउंड प्रूफिंग और वेंटिलेशन ज्यादा अच्छी नहीं है। क्या खुशबू उड़कर आपके घर तक पहुंच गई? नहीं। लीशिया अपने हल्के सफेद पड़ चुके होंठ दबाती है। वह इतनी दूर तक आ ही चुकी होती है, इसलिए अब ज्यादा घुमाने फिराने का कोई मतलब नहीं समझती, जिस पर वह अपना पेमेंट QR कोड खोलकर सीधे आपकी तरफ देखती है। खुशबू बहुत अच्छी है। मैं अभी अभी काम खत्म करके लौटी हूँ और अभी तक कुछ खाया नहीं है। बाहर का खाना साफ सुथरा नहीं होता है, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मुझे इसका एक पोर्शन बेच सकते हैं? जिस पर अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए वह जल्दी से एक और बात जोड़ देती है। मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट के हिसाब से प्राइस लगा लीजिए, 200 UN ठीक रहेंगे। यह सुनकर आप कुछ पल के लिए रुक जाते हैं, फिर आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आधी रात को किसी अजनबी आदमी के घर आकर 200 युआन में सिर्फ एक बाउल नूडल्स खरीदने की बात करना, यह सच में थोड़ा अजीब लगता है। सॉरी, लेकिन मैं टेक अवे फूड नहीं बेचता। आप सिर हिलाते हुए दरवाजा बंद करने लगते हैं। और वैसे भी यह सिर्फ एक साधारण नूडल्स का बाउल है, इसकी कीमत 200 युआन बिल्कुल नहीं है। यह देखकर लीशिया घबरा जाती है, जिस पर वह लगभग रिफ्लेक्स की तरह हाथ बढ़ाकर दरवाजे को रोक लेती है। 1 मिनट। इस बार उसकी आवाज में पहले वाली ठंडक नहीं होती, बल्कि एक ऐसी कमजोरी होती है जिसे वह चाहकर भी छुपा नहीं पाती। अगर आपको परेशानी लग रही है तो मैं 500 युआन दे देती हूँ, या फिर सिर्फ एक निवाला ही दे दीजिए, वह भी चलेगा। यह सुनकर आप अचानक रुक जाते हैं। गलियारे की पीली रोशनी में अब आप उसे ध्यान से देखते हैं। उसका चेहरा इतना पीला पड़ चुका होता है कि देखकर ही डर लगे। माथे पर ठंडा पसीना जमा होता है। उसकी खूबसूरत आंखें मजबूती दिखाने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन उनकी गहराई में खाने के लिए सबसे मूलभूत लालसा साफ दिखाई देती है। बिल्कुल उस भूखी बिल्ली की तरह जो कई दिनों से कुछ खाए बिना भी अपना घमंड बनाए रखने की कोशिश कर रही हो। जिस पर आपकी नजर एक पल के लिए उसके फीके होंठों पर टिक जाती है। एक शेफ होने के नाते किसी इंसान को इतनी भूखी हालत में देखकर आपका दिल नहीं मानता। ठीक है, आप यहीं रुकिए। यह सुनते ही लीशिया राहत की लंबी सांस छोड़ती है। वह अनजाने में आपके पीछे अंदर आने के लिए कदम बढ़ाती है, लेकिन अगले ही पल समझ जाती है कि आपने उसे अंदर बुलाने का कोई इरादा नहीं रखा था। आप बस चुपचाप मुड़ते हैं और किचन की तरफ चले जाते हैं, जिस पर वह तुरंत अपने कदम रोक लेती है और दरवाजे के बाहर ही सुरक्षित दूरी बनाकर खड़ी रहती है। यह उन मैच्योर एडल्ट्स के बीच की अनकही समझ होती है। ज्यादा समय नहीं बीतता और आप एक डिस्पोजेबल फूड बॉक्स लेकर वापस बाहर आते हैं। मैंने अभी अभी इसे बनाया है, अभी तक खुद भी नहीं खाया। पतीले में थोड़ा ब्रथ बचा हुआ था, वह भी इसमें डाल दिया है। जिस पर आप फूड बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा देते हैं। आपकी आवाज हमेशा की तरह शांत रहती है। पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम पड़ोसी हैं और ये सिर्फ एक बाउल नूडल्स है, इसकी कोई खास कीमत नहीं। इसे हाउस वार्मिंग गिफ्ट समझ लीजिए।
लीशिया दोनों हाथों से फूड बॉक्स पकड़ लेती है। डिब्बे के बाहर से भी उसे उसकी गर्माहट महसूस होती है, जो उसकी उंगलियों से गुजरकर जैसे उसके दिल तक पहुंच जाती है। थैंक यू। इस बार उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा सच्ची लगती है। वह वास्तव में आपकी आभारी होती है, लेकिन फिर भी पैसे देने पर अड़ी रहती है। मैं किसी की चीज मुफ्त में लेने की आदी नहीं हूँ। जिस पर वह जिद से फिर अपना फोन उठाती है, लेकिन आप सीधे हाथ हिलाकर मना कर देते हैं। सच में जरूरत नहीं है। इसके बाद आप इस जिद्दी महिला को और मौका नहीं देते। सीधे दरवाजा बंद करते हुए कहते हैं, जल्दी खा लीजिए, नूडल्स ठंडे होकर फूल गए तो स्वाद खराब हो जाएगा। गुड नाइट। क्लिक। दरवाजा बंद होकर लॉक हो जाता है। लीशिया कुछ देर वहीं खड़ी रहती है। वह बंद दरवाजे को देखती है, फिर अपने हाथ में पकड़े नूडल्स के डिब्बे को, जिस पर वह और कुछ नहीं कहती। उसे तो अभी तक अपने इस पड़ोसी का नाम तक नहीं पता। दिलचस्प इंसान है। वह मन ही मन बुदबुदाती है। इसके बाद फोन जेब में रखती है। लो ब्लड शुगर की वजह से आ रही चक्कर की हालत उसे ज्यादा देर खड़े रहने नहीं देती, जिस पर वह जल्दी से अपने कमरे में लौट जाती है और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है। वह उस बिल्कुल साधारण दिखने वाले नूडल्स बॉक्स को फाइल से भरी डेस्क पर रखती है। जैसे ही ढक्कन खोलती है, गर्म भाप तुरंत बाहर निकलती है। इस बार उस खुशबू को रोकने वाली कोई चीज नहीं होती। वह नरम और सुकून देने वाली सुगंध पल भर में उसे चारों तरफ से घेर लेती है। लीशिया चॉपस्टिक्स उठाती है। शुरुआत में उसका इरादा सिर्फ एक बाइट खाने का होता है, ताकि पेट का दर्द थोड़ा कम हो जाए। लेकिन जैसे ही पहला नूडल उसके मुंह में जाता है, उसकी आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं। उसे जरा भी हेवी या ऑयली फीलिंग महसूस नहीं होती, बल्कि एक बेहद नरम और सुकून देने वाली गर्माहट पूरे शरीर में फैलने लगती है। उसे लगा था कि हमेशा की तरह 2-4 बाइट के बाद उसे फिर से मितली आने लगेगी, लेकिन यह नूडल्स किसी मैजिक की तरह काम कर रहा होता है, जिस पर उसका मन बार बार अगला बाइट लेने को करता है, और फिर अगला, और फिर अगला। आधी रात के इस शांत माहौल में अरबों की संपत्ति रखने वाली वह फीमेल सीईओ, जो आम दिनों में पानी तक पीने का मन नहीं करती थी, इस समय उस साधारण से नूडल्स के बाउल को दोनों हाथों से पकड़े बैठी होती है। वह लगातार खाती जाती है, एक बाइट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और देखते ही देखते पूरा नूडल्स खत्म कर देती है, यहाँ तक कि आखिरी बूंद ब्रथ भी नहीं छोड़ती। हाँ, जिस पर वह लंबी सांस छोड़ती है। उसके चेहरे पर पहली बार कई दिनों बाद संतोष की झलक दिखाई देती है, जिस पर लीशिया खाली हो चुके बाउल को धीरे से टेबल पर रख देती है। अगले ही पल उसे महसूस होता है कि उसके पेट से एक गर्माहट उठती है और सीधे सिर तक पहुंच जाती है। जो नसें अब तक सुइयों की तरह तनी हुई थीं, वे अचानक पूरी तरह ढीली पड़ने लगती हैं। उसकी दोनों पलकों पर जैसे भारी वजन लटक जाता है। लीशिया ने सोचा था कि वह पहले नहा लेगी या फिर बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स का काम पूरा कर लेगी, लेकिन यह नींद इतनी तेजी और इतनी ताकत से उस पर टूट पड़ती है कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलता, जिस पर वह बस किसी तरह हाथ बढ़ाकर डेस्क लैंप बंद कर पाती है। इसके बाद उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बचती कि बेडरूम तक जा सके, और वह सीधे अपनी वर्क डेस्क पर ही सिर रखकर सो जाती है। 3 मिनट बाद बिल्डिंग बी के रूम 202 में लीशिया की शांत और नियमित सांसों की आवाज गूंज रही होती है। पिछले 3 सालों में यह उसकी सबसे सुकून भरी नींद होती है। अगली सुबह की धूप पतले पर्दों को पार करके सीधे लीशिया की आंखों पर पड़ती है, जिस पर वह उनींदी हालत में सिर उठाती है। उठते ही उसकी गर्दन से कड़क कड़क की आवाज आती है। वह रिफ्लेक्स की तरह हाथ उठाकर धूप रोकती है। कुछ सेकंड तक उसका दिमाग पूरी तरह खाली रहता है। मैं कहाँ हूँ? ऑफिस? क्या मैं कल रात डॉक्यूमेंट्स देख रही थी? रुको, कुछ गड़बड़ है। जिस पर पिछली रात की यादें अचानक उसके दिमाग में वापस आने लगती हैं। लीशिया झटके से सीधी बैठ जाती है। उसका सिल्क नाइट गॉन आधे कंधे से नीचे खिसक जाता है, लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं होती। उसे साफ याद आता है कि कल रात वह अपने पड़ोसी के घर गई थी। उससे नूडल्स का एक बाउल लिया था, और खाने के बाद ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसके सिर पर जोर से डंडा मार दिया हो। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। अभी कितना समय हुआ है, यह सोचकर वह घबराकर डॉक्यूमेंट्स के ढेर में अपना फोन ढूंढने लगती है, जिस पर जैसे ही पावर बटन दबाती है, स्क्रीन जगमगा उठती है। 9:40 AM। यह देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। पूरी की पूरी बॉडी कुर्सी पर जड़ हो जाती है। 9:40। यह उसके लिए किसी फेरी टेल से कम नहीं था। एक ऐसी इंसान जो रोज रात 2 बजे तक जागती है और क्रॉनिक इंसोम्निया की वजह से सुबह 5 बजे ही आंख खोल देती है। वह इतनी देर तक सोती रही। कल रात लगभग 11 बजे उसने नूडल्स खाया था, यानी वह इसी सख्त वर्क डेस्क पर इस टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन में लगभग 10 घंटे तक गहरी नींद में सोती रही। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी बाकी थी। लीशिया गहरी सांस लेती है, जिस पर अचानक उसे एहसास होता है कि गर्दन के हल्के दर्द के अलावा उसका दिमाग असाधारण रूप से साफ महसूस हो रहा है। उसका शरीर भी इतना हल्का लग रहा होता है जैसे किसी ने उसके कंधों से कई दर्जन किलो वजन उतार दिया हो। कुछ तो गलत है, लेकिन खुशी महसूस करने की बजाय उसके दिमाग में अलार्म बजने लगता है। सालों से बिजनेस वर्ल्ड में काम करते हुए जो तेज इंस्टिंक्ट उसने विकसित की थी, वह तुरंत एक्टिवेट हो जाती है, जिस पर उसकी नजर सीधे डेस्क के कोने पर जाती है। वहां वही खाली डिस्पोजेबल बाउल रखा होता है,
इतना साफ कि उसमें ब्रथ की एक बूंद भी बाकी नहीं बची थी। स्लीपिंग ड्रग, यह पहला ख्याल होता है जो उसके दिमाग में आता है, क्योंकि इसके अलावा वह कोई ऐसी चीज सोच ही नहीं पाती जो उसे एक ही पल में बेहोश कर दे। एक ऐसी इंसान को जो हर रात चिंता और तनाव में करवटें बदलती रहती हो, उस पड़ोसी में जरूर कुछ गड़बड़ है। यह सोचते ही लीशिया का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभर आती है, जिस पर वह खाली बाउल उठाकर अपनी नाक के पास ले जाती है, लेकिन उसे किसी भी केमिकल की गंध महसूस नहीं होती। सिर्फ हल्की सी स्कैलियन ऑयल की खुशबू बाकी होती है, यहाँ तक कि पूरी रात गुजर जाने के बाद भी। और अजीब बात यह थी कि वही ठंडी पड़ चुकी खुशबू अब भी उसके पेट में भूख जगा रही थी। अगर उसने सच में कोई ड्रग मिलाया था तो उसका मकसद क्या था? लीशिया खुद को शांत रहने के लिए मजबूर करती है। पैसे? लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। घर में कहीं भी चोरी या तलाशी के निशान नहीं थे। सुंदरता? उसके कपड़े पूरी तरह सही हालत में थे, यहाँ तक कि उसका चश्मा भी अभी तक नाक पर टिका हुआ था। या फिर कोई नुकसान पहुंचाने वाला ड्रग? लेकिन अगर सच में स्लीपिंग पिल्स होती तो उठने के बाद उसे हेडेक या न्यूजिया महसूस होना चाहिए था, जबकि अभी उसकी हालत ऐसी थी कि वह मैराथन तक दौड़ सकती थी। तो क्या वाकई वह सिर्फ ज्यादा थक गई थी? जिस पर लीशिया खाली बाउल को घूरते हुए खुद पर ही शक करने लगती है। उसी समय टेबल पर रखा बैकअप फोन अचानक वाइब्रेट करने लगता है, जिससे कमरे की शांति टूट जाती है। कॉलर आईडी पर श्याओ चेन का नाम चमक रहा होता है। लीशिया जल्दी से अपनी सांसें सामान्य करती है और कॉल रिसीव कर लेती है। क्या हुआ? प्रेसिडेंट ली, आखिरकार आपने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ शाओचेन लगभग रोने वाली आवाज में बोलती है, कल रात आपका फोन बंद था, हम आपसे संपर्क नहीं कर पाए। मैं तो पुलिस बुलाने वाली थी, और डायरेक्टर वांग लगातार पूछ रहे हैं कि आज की शेयर होल्डर्स मीटिंग में आप आएंगी या नहीं। वह कह रहे थे कि अगर आपकी तबीयत खराब हो तो रिप्रेजेंटेशन उन्हें सौंप दीजिए। यह सुनकर लीशिया ठंडी हंसी हंसती है। उन्हें कह दो कि यह ख्याल अपने पेट में ही दबाकर रखें। मेरी तबीयत अभी बहुत अच्छी है, 30 मिनट में मैं मीटिंग में पहुंच जाऊंगी। कॉल खत्म होते ही वह फोन नीचे रख देती है, जिस पर वह खाली डिस्पोजेबल बाउल उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है। शायद यह सिर्फ एक संयोग था। आखिरकार वह अपने मन में यही निष्कर्ष निकालती है, वह पड़ोसी बस एक साधारण इंसान है, बस खाना थोड़ा ज्यादा अच्छा बनाता है। उधर सिर्फ एक दीवार के फासले पर रूम 201 में आप आराम से कोई धुन गुनगुनाते हुए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे होते हैं, जिस पर ताज़ा बना फ्राइड एग प्लेट में रखते हैं। हालांकि सिस्टम आपको हमेशा आराम से जिंदगी जीने की सलाह देता है, लेकिन आपकी नज़र में जल्दी सोना और जल्दी उठना एक प्रोफेशनल लेजी पर्सन की सबसे जरूरी खूबी होती है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देती है। डिंग। कस्टमर लीशिया से वॉर्मथ ऑफ ह्यूमैनिटी फीडबैक प्राप्त हुआ। रिवॉर्ड 50 इवैल्यूएशन पॉइंट्स। कमेंट, सूखे के बाद पहली बारिश की तरह राहत। फिजिकल और मेंटल स्टेट को हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन प्राप्त हुआ। यह देखकर दूध डालते समय आपका हाथ हल्का सा कांप जाता है। 50 पॉइंट्स। आप हैरानी से सिस्टम पैनल की तरफ देखते हैं। आमतौर पर रेस्टोरेंट में एक बाउल नूडल्स बेचने पर कस्टमर्स मुश्किल से 1 या 2 पॉइंट्स देते हैं। अगर कोई बहुत भूखा हो या उसके दिल में बहुत सारी बातें दबी हों, तब जाकर 5 से 10 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन कल रात वाली पड़ोसन, उसने सीधे 50 पॉइंट्स दे दिए, जिस पर आप हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हैं। लगता है पड़ोस वाली मैडम ने कल रात सच में बहुत अच्छी नींद ली है। वह हाफ बॉइल्ड एग का एक बाइट लेता है, जिस पर उसका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। इंसानी गर्मजोशी के पॉइंट्स ही सिस्टम की सबसे कीमती करेंसी होती है। अब उसके पास ये 50 पॉइंट्स आ चुके हैं, जिस पर वह फिर से शॉप में जाकर कोई प्रीमियम आइटम एक्सचेंज कर सकता है, जैसे कि वह बेहद महंगा ब्लैक पॉक बेली मीट, जिसे देखकर उसके मुंह में काफी समय से पानी आ रहा था। इसी बीच बाहर से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद हाई हील्स के टेराजो फ्लोर पर पड़ने की टक टक सुनाई देने लगती है। वह आवाज धीरे धीरे दूर होती जाती है और आखिरकार पूरी तरह गायब हो जाती है, जिस पर वह घड़ी की तरफ नजर डालता है और मन ही मन सोचता है, अरे अभी तो वीकेंड की सुबह है, 10 बजे भी नहीं हुए और बाहर निकलना पड़ रहा है। अमीर लोगों की जिंदगी भी कोई आसान नहीं होती। यह सोचकर वह हल्का सा सिर हिलाता है और फिर अपना ब्रेकफास्ट खाना जारी रखता है। वहीं दूसरी तरफ कॉरिडोर में ली तियानया पहले ही अपने शार्प फाइट सूट में तैयार होकर निकल चुकी होती है। उसके बाल बेहद सलीके से बंधे हुए होते हैं, चेहरे पर हल्का और एलिगेंट मेकअप होता है, जबकि गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा भी पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से लगा हुआ होता है। कल रात नाइट ड्रेस में बैठकर जल्दी जल्दी खाना खाने वाली महिला का कोई निशान अब दिखाई नहीं देता। इस समय उसके सामने सिर्फ कैपिटल वर्ल्ड की पावरफुल फाउंडर खड़ी होती है, वही ली तियानया, जिसका नाम सुनते ही कई लोग दबाव महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब वह रूम 2011 के सामने से गुजरती है तो उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। गहरे भूरे रंग का सिक्योरिटी डोर अभी भी बंद होता है, जबकि अंदर से तले हुए अंडों और ताजे दूध की हल्की खुशबू बाहर आ रही होती है। यह कोई खास खुशबू नहीं होती, बल्कि बेहद साधारण होती है। लेकिन पता नहीं क्यों मीटिंग के बाद तनाव से सिकुड़ चुका ली तियानया का पेट अचानक हल्का सा दर्द करने लगता है। भूख की वह जानी पहचानी फीलिंग फिर से जाग उठती है, जैसे कोई जंगली जानवर शिकार के खून की गंध सूंघ चुका हो और अब फीका खाना
बिल्कुल बर्दाश्त न कर पा रहा हो, जिस पर उसकी उंगलियां हल्की सी मुड़ जाती हैं। क्या मुझे एक और ब्रेकफास्ट खरीद लेना चाहिए? यह ख्याल उसके दिमाग में आता जरूर है, लेकिन अगले ही पल वह खुद ही उसे दबा देती है। लिथियाना, होश में आओ। कल रात सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तुम अपनी फिजिकल नीड किसी अजनबी आदमी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। जिस पर उसे अचानक एक और बात याद आती है। उसे यह भी पता लगाना है कि आखिर कल रात वाली नूडल्स में ऐसा क्या था। अगर सब कुछ सिर्फ कोइंसिडेंस था तो ठीक है, लेकिन अगर उस आदमी ने सच में कुछ ऐसा मिला दिया था जो नहीं मिलाना चाहिए था। यह सोचते ही लिथियाना की आंखें डी हो जाती हैं, जिस पर वह अपना चश्मा ठीक करती है और बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाती है। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि जिस चीज को वह लॉजिक और सेल्फ कंट्रोल समझती है, वह इंसानी इंस्टिंक्ट के सामने कितनी कमजोर साबित होने वाली है। खास तौर पर तब जब रात दोबारा उतरती है और हड्डियों तक चुभने वाला स्टमक पेन एक बार फिर लौट आता है। उस समय जिस सेल्फ कंट्रोल पर उसे सबसे ज्यादा गर्व होता है, वही एक पल में बिखरने वाला होता है। इसके बाद सीन जियांगहाई सेंट्रल टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट होता है। अभी अभी एक बेहद तनावपूर्ण शेयर होल्डर्स मीटिंग खत्म हुई होती है। लिथियाना चेयरमैन सीट पर पूरी मजबूती से बैठी होती है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह ठंडा और रॉयल एक्सप्रेशन होता है, जिसमें जीत या हार का कोई निशान नजर नहीं आता। सिर्फ उसके हाथ में पकड़ा फाउंटेन पेन लगातार डॉक्यूमेंट्स पर चल रहा होता है। वह आखिरी सिग्नेचर बेहद शार्प और डिसाइसिव अंदाज में पूरा करती है, जिस पर असिस्टेंट श्याओ चेन फाइलें समेटते हुए उसकी तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखता है। बॉसली, आज तो आपने कमाल कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले डायरेक्टर वांग पुराने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स निकालकर आपको घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने पिछले 3 साल का डेटा बिना देखे सुना दिया। उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। उस वक्त आपका ऑरा सच में नेक्स्ट लेवल था। यह सुनकर लिथियाना अपना माथा दबाती है, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की कोई खुशी दिखाई नहीं देती, क्योंकि सिर्फ वही जानती है कि आज उसकी यह असाधारण हालत आखिर आई कहां से है। पहले जब भी ऐसी हाई प्रेशर मीटिंग्स खत्म होती थीं, तो वह लो ब्लड शुगर और एग्जॉशन की वजह से लगभग गिरने की हालत में पहुंच जाती थी। लेकिन आज उसका दिमाग किसी प्रीमियम मशीन की तरह काम कर रहा होता है, जिसमें अभी अभी फ्रेश ऑयल डाला गया हो। सब कुछ बेहद स्मूथ चल रहा होता है। इसी बीच श्याओ चेन लंच लेकर अंदर आता है। बॉस, लंच आ गया है। वह बड़ी खूबसूरती से सजा हुआ जापानीज फूड उसके सामने रख देता है। ये वही कायेकी रेस्टोरेंट का खाना है जो आपको पसंद है। मैंने खास तौर पर उनसे कहा था कि खाना लाइट और कम ऑयल वाला बनाएं। लिथियाना सामने रखे साशिमी और सुशी को देखती है, जो किसी आर्ट पीस की तरह दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर खाने की जरा भी इच्छा नहीं होती। बल्कि जैसे ही मछली की गंध उसकी नाक तक पहुंचती है, उसके पेट में जानी पहचानी न्यूजिया उठने लगती है। इसे हटा दो। वह भौहें सिकोड़ते हुए फूड ट्रे को दूर धकेल देती है। मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी बना दो। जिस पर श्याओ चेन थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन बॉस ली, आपने 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। मैंने कहा इसे हटा दो। यह सुनकर श्याओ चेन और कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। वह चुपचाप कई हजार युआन की लंच ट्रे उठाता है और बाहर चला जाता है। इसके बाद ऑफिस फिर से डरावनी खामोशी में डूब जाता है। लिथियाना फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है और नीचे भागती हुई ट्रैफिक को देखती है। उसकी आंखें बेहद गहरी दिखाई देती हैं, जिनसे कोई भी उसके मन की बात नहीं समझ सकता। यह बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बॉडी का रिएक्शन झूठ नहीं बोलता। वह मन ही मन सोचती है। इतने प्रीमियम जापानीज फूड को देखकर उसे सिर्फ उल्टी करने का मन करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिमाग अभी भी कल रात वाली यांगचुन नूडल्स के टेस्ट को याद करके बेचैन हो रहा होता है। क्या सच में मुझे उसकी टेस्टिंग करवानी चाहिए? जिस पर वह अपना फोन निकालती है और ट्रैश बिन में पड़े खाली बाउल की वह फोटो खोलती है, जो उसने कल रात चुपके से ली थी। लेकिन यह ख्याल आते ही वह फिर से उसे रिजेक्ट कर देती है। अगर खाने में सच में कोई प्रॉब्लम होती तो अभी वह थकी हुई और कमजोर महसूस कर रही होती, न कि इतनी एनर्जेटिक, जैसे किसी ने उसे एनर्जी बूस्टर इंजेक्शन लगा दिया हो। इसके अलावा टेस्टिंग में भी समय लगेगा, और अगर लोगों को पता चल गया कि वह अपने नेबर पर पॉइजनिंग का शक कर रही है, तो यह एक मीडिया डिजास्टर बन सकता है। यह सोचकर उसकी नजरें और गंभीर हो जाती हैं। सच जानने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, सबसे सीधा तरीका और साथ ही सबसे खतरनाक तरीका। वह है एक बार फिर वही खाना खाकर देखना। अगर इसका इफेक्ट पिछली बार जैसा ही रहता है, तो फिर चाहे उसके अंदर जहर ही क्यों न मिला हो, इस वक्त लिथियाना के लिए वह ऐसा पॉइजन्ड वाइन बन चुका होता है जिसे वह चाहे भी तो ठुकरा नहीं सकती। शाम के 7 बजे लिथियाना अपनी सारी सोशल पार्टीज कैंसिल कर देती है और समय पर घर लौट आती है, जिस पर वह घर आते ही लाइट नहीं जलाती, बल्कि एक शिकारी की तरह अंधेरे में चुपचाप बैठ जाती है। वह कुर्सी खींचकर दरवाजे के सामने बैठती है। हाथ में एक किताब जरूर होती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान बाहर की आवाजों पर लगा होता है। उसके कान हर छोटी से छोटी आवाज पकड़ने के लिए पूरी तरह अलर्ट रहते हैं। 7:30 बजे, जैसा उसने सोचा था, कॉरिडोर से सब्जियां काटने की हल्की आवाज सुनाई देने लगती है। 7:45 बजे अचानक एक छन्न जैसी आवाज आती है। यह गर्म तेल में कुछ पड़ने की आवाज होती है, और अगले ही पल कल रात से भी ज्यादा ताकतवर और लाजवाब मीट की खुशबू दरवाजे की दरारों से अंदर घुसने लगती है। वह खुशबू जैसे खुद पैरों पर चलकर कमरे में फैल रही होती है। यह अब साधारण नूडल्स की महक नहीं होती, बल्कि कैरमलाइज
कैरामलाइज्ड सॉस और पिघली हुई चर्बी की ऐसी सुगंध होती है जो सीधे इंसान की आत्मा तक पहुंच जाती है। ली तियाना लगभग तुरंत पहचान लेती है, यह ब्रेस्ट पोर्क है, और वह भी सबसे बेहतरीन पोर्क बेली से बनी हुई प्रीमियम डिश। अंधेरे में बैठी ली तियाना अनजाने में एक लंबी निगल भरती है, जिस पर उसके पेट की खाली फीलिंग कई गुना बढ़ जाती है। भूख उसके अंदर ऐसे मचलने लगती है कि अब वह किताब का एक भी शब्द पढ़ नहीं पाती। यह देखकर वह गहरी सांस लेती है और तुरंत खड़ी हो जाती है। टक, वह लाइट ऑन करती है और जल्दी से शीशे के सामने जाकर अपना अपीयरेंस ठीक करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वह इस समय गुनगुनाते हुए आराम से ब्रेस्ड पोर्क को हिला रहा होता है। उसके हाथ लगातार चलते रहते हैं जबकि वह सॉस के गाढ़ा होने का इंतजार कर रहा होता है। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, कुकिंग कंप्लीट, सीक्रेट एस रैंक ब्रेस्ड पोर्क सक्सेसफुली क्रिएटेड, स्पेशल एट्रीब्यूट एक्टिवेटेड, एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन लेवल 3, इफेक्ट इंस्टेंट हैप्पीनेस एक्सप्लोजन। सभी नेगेटिव इमोशंस रिमूव हो जाएंगे। सिर्फ एक बाइट लेने पर ऐसा आनंद मिलेगा जैसे कोई इमॉर्टल एनलाइटनमेंट हासिल कर चुका हो। यह सुनकर वह हंस पड़ता है। वाह, यह एट्रीब्यूट तो काफी ओपी लग रहा है। जिस पर वह चमकते हुए पोर्क बेली का एक पीस उठाता है। परफेक्ट फैट और मीट की लेयर साफ दिखाई दे रही होती हैं। वह उसे सीधे मुंह में डालता है और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठती हैं। तभी दरवाजे पर नॉक होने की आवाज आती है, जिस पर वह भौं उठाता है। इस समय कौन आया होगा यह तो कोई भी आसानी से गैस कर सकता है। वह आराम से स्टोव बंद करता है, एप्रन तक उतारने की जरूरत नहीं समझता, यहाँ तक कि कुकिंग स्पैटुला भी हाथ में ही पकड़े रहता है और उसी हालत में जाकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजे के बाहर ली तियाना खड़ी होती है। उसने फिर से प्रीमियम कस्टम मेड सूट पहन रखा होता है। उसका एक्सप्रेशन हमेशा की तरह ठंडा और घमंडी दिखाई देता है। अगर उसकी आंखें बार बार घर के अंदर झांकने की कोशिश न कर रही होती तो शायद कोई भी सोचता कि वह यहाँ करोड़ों की बिजनेस डील करने आई है। ओह, फिर से आप? वह दरवाजे के फ्रेम से टिककर ऐसे पूछता है जैसे सब कुछ पहले से जानता हो। हाँ, मैं। ली तियाना हल्के से अपना चश्मा ठीक करती है और अपनी हाई क्लास ऑरा बनाए रखने की कोशिश करती है। हम पड़ोसी हैं, इसलिए मैं सीधी बात करती हूँ। कल रात वाली नूडल्स बहुत स्वादिष्ट थीं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, वह मुस्कुराकर जवाब देता है, जिस पर ली तियाना सीधे मेन टॉपिक पर आ जाती है। इसलिए मैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन करना चाहती हूँ। उसकी आवाज शांत, स्थिर और निगोशिएशन मोड में होती है। मेरा काम बहुत बिजी रहता है, मेरे पास कुकिंग के लिए टाइम नहीं होता और बाहर का ऑयली फूड मैं खा भी नहीं पाती, लेकिन आपकी कुकिंग स्किल काफी अच्छी है, इसलिए आज से हर रात मैं आपसे खाना ऑर्डर करना चाहती हूँ। यह कहते हुए वह 5 उंगलियां सामने उठाती है। 5,000 युआन प्रति मील। इंग्रेडिएंट्स का पैसा अलग से मिलेगा। आपको कोई कॉम्प्लेक्स डिश बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साधारण होम कुक्ड फूड चलेगा। आप बस अपने लिए खाना बनाते समय मेरे लिए भी एक पोर्टियन एक्स्ट्रा बना दीजिए। आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बदले में हर महीने 1,50,000 युआन मिलेंगे, कैश, कोई टैक्स नहीं। इतना कहकर ली तियाना चुप हो जाती है, जिस पर वह उसकी तरफ देखती रहती है। उसे लगता है कि सामने वाला या तो खुशी से उछल पड़ेगा या कम से कम थोड़ा सोचने लगेगा, लेकिन उसकी उम्मीदों के मुताबिक कुछ भी नहीं होता। वह सिर्फ आधा सेकंड के लिए रुकता है और फिर उसे ऐसे देखने लगता है जैसे सामने कोई अजीब इंसान खड़ा हो। मिस ली, वह हाथ में पकड़े स्पैटुला को स्टाइल से घुमाता है। क्या आपको सच में लगता है कि पैसा हर चीज खरीद सकता है? यह सुनकर ली तियाना हल्का सा भौहें सिकोड़ती है। यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद डील है। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे होगा। जिस पर वह अपनी कनपटी की तरफ इशारा करता है। मेरा मूड खराब हो जाएगा। क्या? ली तियाना को यकीन ही नहीं होता कि उसने अभी क्या सुना। वह आराम से जवाब देता है, मैं कुकिंग सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे खाना पसंद है। मुझे कुकिंग प्रोसेस एंजॉय करना अच्छा लगता है, समझी? उसकी आवाज आलसी जरूर लगती है, लेकिन उसके शब्दों में किसी भी तरह का समझौता नजर नहीं आता। अगर मैं रोज सिर्फ आपके लिए टाइम देखकर खाना बनाऊं, आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखूं, तो वह कुकिंग नहीं रहेगी, वह जॉब बन जाएगी। जिस पर वह हल्का सा हंसता है। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है और मुझे किसी का पर्सनल कुक बनने का भी शौक नहीं है। 5,000 युआन एक मील के लिए सच में बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी सी रकम के लिए मैं अपना फेवरेट हॉबी नहीं छोड़ सकता। यह सुनते ही ली तियाना का चेहरा काला पड़ जाता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसे मना कर देगा, और वह भी इतने अजीब कारण से। कम लग रहे हैं क्या? लगभग रिफ्लेक्स की तरह वह तुरंत ऑफर बढ़ा देती है, 10,000 युआन प्रति मील। लेकिन इस बार उसके चेहरे की मुस्कान और फीकी हो जाती है। वह सामने खड़ी खूबसूरत महिला को देखता है, लेकिन उसे उसके आसपास सिर्फ पैसे की गंध महसूस होती है, जिस पर उसके अंदर की बगावती भावना पूरी तरह जाग उठती है। मिसली, उसकी आवाज अब पहले से ठंडी हो चुकी होती है। वह एक कदम पीछे हटता है और दरवाजा बंद करने की तैयारी करता है। ये पैसों की बात नहीं है। 10,000 युआन क्या, अगर आप 1,00,000 युआन प्रति मील भी देंगी तो भी मेरा जवाब वही रहेगा। मैं फूड डिलीवरी नहीं करता और न ही पर्सनल शेफ बनता हूँ। अगर खाना खाना है तो घर से बाहर निकलकर लेफ्ट मुड़िए, 500 मीटर दूर मिशेलिन रेस्टोरेंट है, और राइट मुड़िए तो 200 मीटर पर KFC मिल जाएगा। आराम से जाइए, मैं आपको विदा करने नहीं आऊंगा। दरवाजा बिना किसी झिझक के जोर से बंद हो जाता है, और वह भी ठीक ली तियाना की नाक के सामने, जिस पर वह दरवाजे के बाहर पूरी तरह स्तब्ध खड़ी रह जाती है। उसे रिजेक्ट कर दिया गया था, और सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं बल्कि बिल्कुल बेरहमी से रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन इससे भी
ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि दरवाजा बंद होने के बाद भी ब्रेस्ट पॉर्क की वह लुभावनी खुशबू हवा में तैर रही होती है। वह खुशबू किसी अदृश्य कांटे की तरह उसके दिल और दिमाग में अटक जाती है, जिस पर उसका पेट और भी जोर से मरोड़ खाने लगता है। भूख की तीखी फीलिंग और रिजेक्ट होने की बेइज्जती मिलकर उसके अंदर बची हुई आखिरी सेल्फ कंट्रोल को भी तोड़ने लगती है। नहीं, खाना तो मत खाओ। लित्याना अपने होंठ दबाते हुए गुस्से में वापस कमरे की तरफ मुड़ जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि बिना उसका खाना खाए वह सच में भूखी मर जाएगी। लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद रूम 1602 की किचन में बर्तनों की जोरदार आवाजें गूंजने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई खाना नहीं बना रहा बल्कि युद्ध लड़ रहा हो, जिस पर आधे घंटे बाद लित्याना काले पड़ चुके जले हुए पॉट को घूर रही होती है। फिर वह फूड डिलीवरी ऐप पर दिखाई दे रहे खाने की तस्वीरों को देखती है, लेकिन उन्हें देखते ही उसके पेट में फिर से मिचली उठने लगती है। आखिरकार वह मजबूरी में मान लेती है। शायद वह अभी भूख से नहीं मरेगी, लेकिन पागल जरूर हो जाएगी। रात के 8:30 बज चुके होते हैं। रूम 1602 का लिविंग रूम इस समय बेहद भारी और घुटन भरे माहौल से भरा होता है। कॉफी टेबल पर कई बेहद खूबसूरत फूड बॉक्सेस रखे होते हैं। ये सब लित्याना ने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके मंगवाया होता है। यहाँ तक कि एक 3 स्टार मिशेलिन रेस्टोरेंट ने भी स्पेशल एक्सेप्शन लेकर उसके लिए तुरंत ब्रेस्ट पॉर्क तैयार किया होता है, और वह भी हेड शेफ के हाथों से, जिस पर लित्याना अपने होंठ इतनी जोर से दबाती है कि उनका रंग तक उड़ जाता है। वह सामने रखे आकर्षक दिखने वाले ब्रेस्ट पॉर्क को घूरती रहती है। उसका लॉजिक उसे लगातार समझा रहा होता है। यह प्रीमियम इबेरिको ब्लैक पॉर्क है। इसे सबसे टॉप लेवल शेफ ने बनाया है। चाहे इंग्रेडिएंट्स हों या कुकिंग स्किल, हर चीज उस पड़ोसी से बेहतर होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वह चॉपस्टिक्स उठाती है और मीट का एक पीस मुंह के पास लाती है, कुकिंग वाइन की गंध और तेल की भारी महक उसकी नाक में घुस जाती है, जिस पर मीट उसकी जीभ तक पहुंचने से पहले ही उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। वह तुरंत ड्राई हीव करने लगती है। इस समय उसका चेहरा बेहद खराब दिखाई देता है। आखिर क्यों? वह सामने रखे महंगे खाने को घूरती रहती है। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ दिखाई दे रही होती है। स्पष्ट रूप से दोनों ब्राइड पोर्क ही हैं। फिर उसके बनाए खाने को वह आराम से खा लेती है, लेकिन बाकी लोगों का खाना देखते ही उसे उल्टी क्यों आने लगती है? क्या सच में उस आदमी ने उस पर कोई स्पेल लगा दिया है? उसी समय गुर्र, उसका पेट फिर से आवाज करता है, लेकिन इस बार यह सिर्फ भूख नहीं होती। लो ब्लड शुगर के सिम्टम्स धीरे धीरे उभरने लगते हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं, माथे पर पसीना दिखाई देने लगता है, और उसके शरीर की सारी ताकत जैसे धीरे धीरे खत्म हो रही होती है, जिस पर उसके अंदर का खालीपन एक ब्लैक होल की तरह महसूस होने लगता है, जैसे वह उसकी बची हुई आखिरी समझदारी को भी निगल रहा हो। लेकिन सबसे जानलेवा चीज कुछ और होती है। पड़ोसी के घर का एग्जॉस्ट फैन अभी भी चल रहा होता है। कैरमेल की मीठी खुशबू और मीट की गाढ़ी महक लगातार हवा में तैर रही होती है। वह खुशबू किसी भूत की तरह खिड़की की दरारों से अंदर आती है, मुख्य दरवाजे की छोटी सी गैप से भी अंदर घुसती है और बिना किसी दया के सीधे उसकी नाक तक पहुंच जाती है, जिस पर लित्याना परेशान होकर लिविंग रूम में चक्कर लगाने लगती है। उसकी हाई हील्स बार बार फ्लोर पर पड़ती हैं। ठक ठक ठक। उनकी आवाज बिल्कुल उसके बेकाबू हार्ट बीट जैसी लग रही होती है, जो इस समय किसी भी पल फटने वाली होती है। खाना चाहती है लेकिन खा नहीं सकती। पैसे देने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले ने मना कर दिया। बाहर का खाना निगला नहीं जाता, तो क्या वह सच में यहाँ भूखी मरने वाली है? अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। उसकी नजर एंट्रेंस के पास लगे फुल लेंथ मिरर पर टिक जाती है। मिरर में दिखाई देने वाली महिला बेहद प्रोफेशनल दिख रही होती है। उसका मेकअप बिल्कुल परफेक्ट होता है। उसकी ड्रेस हमेशा की तरह एलिगेंट होती है, लेकिन उसका चेहरा लगभग किसी लाश की तरह पीला पड़ चुका होता है। वह किसी भूखे भूत जैसी दिखाई दे रही होती है जो कॉर्पोरेट आर्मर पहनकर खड़ा हो। तभी उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया चमकता है। सही बात, प्रॉब्लम मेरी एटीट्यूड थी। उसे अचानक वह बात याद आती है जो उसने दरवाजा बंद करने से पहले कही थी। ये लाइफ एंजॉय करना नहीं है, ये जॉब करना है। ये सुनते ही लित्याना सब समझ जाती है। उस समय उसका व्यवहार ऐसा था जैसे वह पैसों से किसी को खरीद रही हो, जैसे सामने वाला इंसान नहीं, कोई सर्वेंट हो, और किसी ऐसे आदमी के लिए जो पैसों की परवाह नहीं करता और अपनी फ्रीडम को सबसे ज्यादा महत्व देता है। यह सीधा अपमान था। अगर उसे वह खाना खाना है तो उसे अपना तरीका बदलना होगा, जिस पर लित्याना आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है जीवित रहने के लिए। इस वक्त उसका बेकार सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ समय के लिए किनारे रखना ही पड़ेगा। 10 मिनट बाद लित्याना एक बार फिर उसके दरवाजे के सामने खड़ी होती है, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं दिख रही होती। उसने व्हाइट बिजनेस सूट उतार दिया होता है। उसकी जगह हल्के ग्रे कलर का सॉफ्ट वूल स्वेटर पहन रखा होता है। साथ में आरामदायक होम स्कर्ट भी होती है। उसकी पूरी ऑरा पहले से कहीं ज्यादा नरम दिखाई दे रही होती है। नॉक नॉक नॉक। वह धीरे से दरवाजा खटखटाती है। इस बार आवाज भी काफी जेंटल होती है। वहीं अंदर वह अभी अभी ब्रेस्ट पॉर्क का एक नरम पीस उठाकर खाने ही वाला होता है। तभी नॉक सुनकर उसकी चॉपस्टिक्स रुक जाती हैं, जिस पर वह बेबस होकर आह भरता है। फिर से आ गई। वह चॉपस्टिक्स नीचे रखता है और दरवाजा खोलने चलता है। चलते चलते वह पहले से प्लान बना चुका होता है। अगर इस बार भी वह पैसे फेंक कर बात करने की कोशिश करेगी तो वह उसके सामने ही यह मीट खा जाएगा, ताकि वह और ज्यादा तड़पे। लेकिन
जैसे ही दरवाजा खुलता है उसके सारे ताने और कटाक्ष वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि दरवाजे के बाहर का माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। वह घमंडी फीमेल सीईओ अब कहीं दिखाई नहीं देती। उसकी जगह एक सॉफ्ट स्वेटर पहनी लड़की खड़ी होती है, सिर थोड़ा झुका हुआ, चेहरे पर हल्की बेचारगी और आंखों में झिझक साफ दिखाई दे रही होती है, जिस पर वह भौं उठाता है। अब क्या हुआ? उसकी आवाज अभी भी आलसी होती है, लेकिन पहले जैसी तीखी नहीं रहती। मुझे माफ कर दीजिए। लिथियानिया धीरे से सिर उठाती है। उसकी आवाज बेहद हल्की होती है और वह पूरी कोशिश कर रही होती है कि उसकी बात सच्ची लगे। अभी जो हुआ उसमें गलती मेरी थी। मैं अपने वर्क स्टाइल और डेली हैबिट्स यहाँ भी ले आई और उसी वजह से मैंने आपको अनकंफर्टेबल महसूस करवाया। मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। यह सुनकर वह थोड़ा हैरान हो जाता है। उसे मानना पड़ता है कि यह महिला सही समय पर नरम पड़ना अच्छी तरह जानती है। कोई बात नहीं, वह हल्के से कंधे उचकाता है। मैं उस बात को भूल चुका हूँ, लेकिन आखिर इस बार आप चाहती क्या हैं? जिस पर लिथियानिया जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा लकड़ी का बॉक्स आगे बढ़ाती है। यह रेड वाइन है, मेरी पर्सनल फेवरेट रोमानिकंटी। इसका आफ्टर टेस्ट कमाल का होता है। एक नेबर होने के नाते इसे मेरी तरफ से अपोलॉजी गिफ्ट समझ लीजिए। इस बार वह पैसों का एक शब्द भी नहीं बोलती। वह सिर्फ अपनी गलती की भरपाई करना चाहती है। जिस पर वह बॉक्स की तरफ नजर डालता है। बेशक वह इस वाइन को पहचानता है। इसकी कीमत कम से कम 20-30 हजार युआन से कम नहीं होती, लेकिन इस वक्त उस वाइन की कीमत उसके लिए मायने नहीं रखती। अब यह रिस्पेक्ट और गुडविल का सिंबल बन चुकी होती है। वाइन तो सच में अच्छी है। वह आराम से बॉक्स स्वीकार कर लेता है, फिर आधी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ वाइन देने आई हैं, है ना? यह सुनते ही लिथियानिया के चेहरे पर हल्की सी लालिमा उभर आती है। यह शर्म भी होती है कि उसकी बात पकड़ ली गई और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की आखिरी जिद भी अभी बाकी होती है। लेकिन अगले ही पल किचन से आती ब्रेस्ड पॉर्क की खुशबू उसे फिर से हिम्मत दे देती है, जिस पर वह अपने दर्द से मरोड़ खाते पेट को हल्के से पकड़ती है। फिर उसकी तरफ देखकर लगभग विनती भरी आवाज में बोलती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फूड ऑर्डर किया था, लेकिन मैं एक बाइट भी नहीं खा पाई। मिस्टर, ये मैं सच में बहुत भूखी हूँ। इस वाइन की खातिर क्या आप मुझे आज डिनर में शामिल होने देंगे? मैं बिल्कुल भी चूसी नहीं हूँ। आप जो खाएंगे मैं वही खाऊंगी, चाहे बचा हुआ खाना ही क्यों ना हो। वह कुछ सेकंड तक उसे चुपचाप देखता रहता है। इस समय उसका चेहरा इतना पीला पड़ चुका होता है कि डरावना लगने लगता है। माथे पर कुछ बाल ठंडे पसीने से चिपक गए होते हैं और उसकी खूबसूरत आंखों में अब सिर्फ खाने की सबसे आदिम चाहत बची होती है। उसी समय सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग! एक ऐसे कस्टमर का पता चला है जिसकी खाने की इच्छा अत्यधिक स्तर पर पहुंच चुकी है। एस्टिमेटेड फायरवर्क पॉइंट्स एक्सट्रीमली हाई। यह सुनकर वह हल्की सांस छोड़ता है। आखिरकार उसका दिल थोड़ा नरम पड़ जाता है। अंदर आ जाओ। वह एक तरफ हटकर रास्ता छोड़ देता है, जिस पर लिथियानिया की आंखें तुरंत चमक उठती हैं, जैसे डूबते हुए इंसान को अचानक लाइफ बॉय मिल गया हो। लेकिन तभी वह धीरे से एक और बात जोड़ देता है, पहले ही बता देता हूँ, घर में एक्स्ट्रा स्लीपर्स नहीं है। जैसे हो वैसे ही अंदर आ जाओ। और खाना खाते वक्त मुझे वर्क की बातें करना पसंद नहीं है। मैं समझ गई। लिथियानिया तुरंत सिर हिलाती है। मैं वादा करती हूँ कि काम का एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। यह कहकर वह जल्दी से अंदर आ जाती है, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही उसके कदम थोड़े रुक जाते हैं। यह उसकी आदत के कारण पैदा हुई सतर्कता होती है। वह तेजी से पूरे कमरे पर नजर दौड़ाती है और फिर डाइनिंग टेबल पर दरवाजे के सबसे पास वाली चेयर चुनती है। यह पोजीशन ऐसी होती है जहां जरूरत पड़ने पर वह आगे भी बढ़ सकती है और पीछे भी हट सकती है। अगर कोई खतरा हुआ तो सिर्फ 2 सेकंड में बाहर निकल सकती है। वह उसकी सारी सोच समझ जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता, जिस पर वह सीधे किचन की तरफ चला जाता है। वह एक साफ बोल और चॉपस्टिक्स निकालता है, फिर गर्म व्हाइट राइस भरता है, उसके ऊपर ब्रेस्ड पोर्क का बड़ा सा पोर्शन रखता है और आखिर में भरपूर सॉस डाल देता है। कुछ ही पलों में उसके सामने मीट और राइस का एक छोटा पहाड़ तैयार हो जाता है। खाओ। वह बोल उसके सामने रख देता है। इस वक्त लिथियानिया के पास चेयरमैन वाली इमेज बचाने का बिल्कुल समय नहीं होता। चमकते हुए पोर्क बेली के टुकड़े लाइट में हल्के हल्के कांप रहे होते हैं। गाढ़ी सॉस हर राइस ग्रेन से चिपकी हुई होती है और उसकी खुशबू सीधे दिमाग तक पहुंच रही होती है। थैंक यू। लिथियानिया चॉपस्टिक्स उठाती है। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे होते हैं। वह तुरंत मीट का एक पीस उठाकर मुंह में डाल देती है और अगले ही पल उसकी आंखें फैल जाती हैं, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं। जैसे ही उसके दांत स्किन को छूते हैं, लंबे समय तक पकाई गई फैट तुरंत मुंह में पिघल जाती है। उसके बाद सॉफ्ट लीन मीट जीभ पर घुलने लगता है। रिच फ्लेवर एकदम एक्सप्लोजन की तरह फैल जाता है। हल्का नमकीन, हल्का मीठा और आफ्टर टेस्ट इतना शानदार कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इसी के साथ स्पेशल इफेक्ट भी एक्टिवेट हो जाता है, एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन। उसी पल लिथियानिया को महसूस होता है कि उसका पूरा शरीर हल्का हो गया है, जैसे वह बादलों पर तैर रही हो। उसकी सारी चिंता, उसका स्टमक पेन और अभी कुछ देर पहले की सारी बेइज्जती, सब कुछ एक बाइट के साथ गायब हो जाता है, जिस पर वह आंखें बंद कर लेती हैं। उसके कंधे जो लगातार तनाव में थे पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हैं और उसके होठों पर अनजाने में एक मुस्कान उभर आती है, एक ऐसी संतुष्ट
और मासूम मुस्कान जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं होता। वह सामने बैठा आराम से खाना खाता रहता है, साथ ही इस फीमेल सीईओ को बड़े मजे से ऑब्जर्व भी करता है। कुछ देर पहले तक वह बर्फ की तरह ठंडी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उसके दोनों गाल फूले हुए होते हैं और वह बिल्कुल किसी हैमस्टर की तरह दिखाई दे रही होती है जो चोरी छिपे खाना खा रहा हो। उसी समय सिस्टम फिर से नोटिफिकेशन देता है, 80 फायरवर्क पॉइंट्स रिसीव्ड, कस्टमर इवैल्यूएशन सोल क्रिटिकल हिट। यह अनुभव सूखे रेगिस्तान में बारिश मिलने जैसा था, कस्टमर हैप्पीनेस ओवरफ्लोइंग। यह सुनकर वह संतुष्टि से मुस्कुराता है। एक बॉटल वाइन के बदले 80 फायरवर्क पॉइंट्स। यह डील सच में फायदे वाली साबित हुई थी। करीब 15 मिनट बाद ली तियाना बेहद अफसोस के साथ चॉपस्टिक्स नीचे रखती है। उसका बोल इतना साफ होता है जैसे किसी ने उसे चाटकर साफ किया हो। एक भी राइस ग्रेन बाकी नहीं बचा होता। पेट भरने के बाद उसकी समझदारी भी धीरे धीरे वापस आने लगती है, जिस पर वह खाली बोल को घूरती है। फिर उसकी नजर सामने बैठे उस आदमी पर जाती है जो उसे देखकर शरारती मुस्कान दे रहा होता है। अगले ही पल उसका चेहरा लाल हो जाता है। ली तियाना झटके से खड़ी हो जाती है। वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करती है और खुद को फिर से वही कूल और एलोफ सीईओ बनाने की कोशिश करती है। आज डिनर के लिए धन्यवाद, खाना बहुत स्वादिष्ट था। कोई बात नहीं, वह आराम से जवाब देता है। फिर टेबल पर पड़े खाली बाउल की तरफ ठुड्डी से इशारा करता है। वैसे बाउल धो देना। यह सुनते ही ली तियाना पूरी तरह फ्रीज हो जाती है। बाउल धोना? अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी किचन सिंक तक हाथ नहीं लगाया होता, लेकिन अब उसने उसका खाना खाया था जिस पर उसकी पोजीशन पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी होती है। वह उसकी तरफ देखती है। उसके चेहरे पर बिल्कुल सीधा और सामान्य एक्सप्रेशन होता है, जैसे उसने कोई अजीब बात कही ही ना हो, और इसी वजह से ली तियाना चाहकर भी एक शब्द विरोध में नहीं बोल पाती। ठीक है, जिस पर वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए कटोरा उठाकर किचन की तरफ चली जाती है। कुछ मिनट बाद किचन से लगातार खटपट, खट्टर पटर और बर्तनों की आवाजें आती रहती हैं, जिसके बाद लीशी या थोड़ा परेशान सा चेहरा लिए बाहर निकलती है। धो दिया मैंने। वो जवाब देता है, जिस पर उसकी नजरें तो फोन से उठती तक नहीं है। जाते वक्त ध्यान से जाना, छोड़ने नहीं आऊंगा। जिस पर लीशी या सिर हिलाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ डोर हैंडल को छूता है वो अचानक रुक जाती है। खाना खाने के बाद जो हल्का और खुशियों भरा एहसास उसके अंदर फैल रहा था वो अभी भी पूरे शरीर में बना हुआ था। पूरे 3 साल बाद उसे फिर से इतनी राहत फील हुई थी। जिस पर वो अचानक पलटकर उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में एक साथ कई तरह की भावनाएं और एक अजीब सी दृढ़ता दिखाई देती है। ये रेड वाइन सिर्फ आज के खाने का हिसाब बराबर करती है। कल रात मैं फिर आऊंगी, लेकिन फ्री में खाना नहीं खाऊंगी। मैं नई वाइन लेकर आऊंगी और उसका बदला दूंगी। यह कहकर वो तुरंत दरवाजा खोल देती है और उसे मना करने का कोई मौका तक नहीं देती। फिर वो जल्दी से अपने घर की तरफ लौट जाती है, बिल्कुल उस बिल्ली की तरह जिसने चोरी से कुछ खाया और पकड़ी भी न गई हो। जिस पर वो बंद दरवाजे को कुछ देर तक घूरता रहता है, फिर टेबल पर रखी महंगी रेड वाइन को देखता है और बेबस होकर सिर हिला देता है। लगता है अब सच में उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ लीशी या जैसे ही अपने घर के अंदर कदम रखती है, वो बड़ी मुश्किल से अपने शरीर में बची आखिरी ताकत को संभाल पाती है ताकि वहीं गिर न पड़े। ब्रेस्ट पॉक से मिलने वाला आराम और सुकून उसके पूरे शरीर में लहरों की तरह फैलता रहता है। एक के बाद एक वो लहरें उसके उन नर्व्स को शांत करती रहती हैं जो इतने समय से तनी हुई रस्सी की तरह खिंची हुई थीं। उसे भयानक नींद आने लगती है, ऐसी नींद जैसी उसने बहुत लंबे समय से फील नहीं की थी। जिस पर लीशी या मेकअप हटाने की भी जहमत नहीं उठाती। वो चप्पलें दूर फेंकती है और सीधे अपने मुलायम बिस्तर पर गिर जाती है। जैसे ही उसका सिर तकिए को छूता है, उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। अगली सुबह तेज अलार्म की आवाज उसे नींद से जगा देती है, जिस पर वो अचानक आंखें खोलती है। उसका हाथ आदतन फोन ढूंढने लगता है। लंबे समय से चली आ रही इंसोम्निया की वजह से उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर दिख रहे समय पर पड़ती है, उसका पूरा शरीर जड़ हो जाता है। सुबह के 7:30 बज रहे थे। कल रात वो ठीक 9 बजे सोई थी, यानी कि वो बिना जागे लगातार 10.5 घंटे तक सोती रही थी। जिस पर लीशी या धीरे से उठकर बैठती है और सामने लगे शीशे में खुद को देखती रहती है। हालांकि वो मेकअप लगाए हुए ही सो गई थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे मौजूद काले घेरे और लाल नसें लगभग गायब हो चुकी थीं। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा साफ और चमकदार दिखाई देती हैं। फिर वो अपना हाथ पेट पर रखती है। न दर्द था, न भारीपन और न ही कोई बेचैनी। उसका शरीर ऐसा फील कर रहा था जैसे किसी पुराने जंग लगे मशीन में अचानक नया ऑयल डाल दिया गया हो। वो एहसास उसे ऐसी ताजगी देता है जो उसने बहुत पहले खो दी थी। वो आदमी जिस पर लीशी या खिड़की के बाहर देखने लगती है, उसकी नजरें मानो दीवारों के पार तक पहुंच जाना चाहती थीं। अगर पहली बार को सिर्फ किस्मत माना जाए तो दूसरी बार के बाद अब इसमें कोई शक नहीं बचता था। उस आदमी के हाथ का बनाया खाना उसके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। वही उसका इलाज था, वही उसकी एकमात्र दवा थी। सुबह 10 बजे स्पिरिट इन्वेस्टमेंट कंपनी के हेड ऑफिस में मीटिंग रूम का माहौल हमेशा की तरह तनाव से भरा हुआ था, लेकिन आज किसी वजह से वहां की घुटन थोड़ी कम महसूस हो रही थी। मैडम, सीजेबी फंडिंग राउंड के लिए यह हमारा लेटेस्ट प्रपोजल है। यह कहते हुए
हुए वाइस प्रेसिडेंट कांपती आवाज में रिपोर्ट पेश करता है, जिसके बाद वो डरते डरते चेयरमैन सीट पर बैठी ली शी या की तरफ देखता है। अपने पिछले अनुभवों के हिसाब से इस समय तक ली प्रेसिडेंट जरूर थकान और चिड़चिड़ाहट की वजह से नाराज हो जाती थीं। कई बार तो वो गुस्से में फट भी पड़ती थीं, लेकिन आज मामला अलग था। लीशिया पूरी मजबूती से अपनी सीट पर बैठी रहती है। उसका नेवी ब्लू सूट उसके सीधे और आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व को और ज्यादा निखार रहा था। उसके हाथ में पकड़ा फाउंटेन पेन लगातार घूम रहा था और उसकी आंखें किसी तेज ब्लेड की तरह पैनी दिखाई देती थीं। उसमें कल वाली कमजोरी का नामो निशान तक नहीं था। क्लॉज नंबर 3 में प्रॉब्लम है, इसे वापस ले जाओ और दोबारा तैयार करो। और हाँ, गैम्बलिंग एग्रीमेंट की फाइनल लिमिट मैंने तुम्हारे ईमेल में भेज दी है, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से नेगोशिएशन करना। उसकी आवाज साफ, मजबूत और ऑथोरिटी से भरी हुई सुनाई देती है। उसकी सोच इतनी स्पष्ट थी कि सामने बैठे लोग भी हैरान रह जाते हैं। उन चालाक लोमड़ियों से कह देना, स्पिरिट कैपिटल को पैसों की जरूरत जरूर है, लेकिन हम इतने मजबूर नहीं हुए हैं कि घुटनों के बल बैठकर भीख मांगे। अगर वो मौका देखकर फायदा उठाना चाहते हैं तो उन्हें सीधे बाहर का रास्ता दिखा दो। जी जी मैडम। जिस पर वाइस प्रेसिडेंट उसकी मौजूदगी के दबाव से ही घबरा जाता है और जल्दी जल्दी सिर झुकाकर हामी भरता रहता है। मीटिंग खत्म होते ही असिस्टेंट श्याओ चेन गर्म पानी का एक गिलास लेकर ऑफिस में आती है। उसके चेहरे पर साफ हैरानी दिखाई देती है। बॉसली, आज आपका चेहरा कितना अच्छा लग रहा है, सच में। जिस पर ली शी या अनजाने में अपना गाल छूती है, लेकिन उसके दिमाग में फिर वही ब्रेज्ड पॉर्क की खुशबू घूमने लगती है। वैसे बॉसली, लंच के लिए मैं हमेशा की तरह किसी की जापानीज फूड ऑर्डर कर दूं, लेकिन लंच का नाम सुनते ही ली शिया का अच्छा मूड तुरंत खराब हो जाता है। उसका पेट भी मानो विरोध करने लगता है। नहीं, वो हाथ हिलाकर मना करती है। मेरे लिए बस एक प्रोटीन शेक बना देना और साथ में एक एप्पल रख देना। सच कहा जाए तो इंसान दुख से सुख की तरफ आसानी से चला जाता है, लेकिन सुख मिलने के बाद फिर दुख में लौटना बहुत मुश्किल होता है। उस आदमी के हाथ का खाना खाने के बाद अब ठंडी जापानीज डिशेस या फिर तेल से भरा फास्ट फूड खाना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसे तो ऐसा लगने लगा था कि उसका पेट भी अब उसकी आदतों की तरह बिगड़ चुका है। शाम के 5 बजे लीशिया, आज हैरानी की बात यह थी कि समय से पहले ऑफिस से निकल जाती है। पिछले 1 साल में ऐसा पहली बार हुआ था। जिस पर वो कार में बैठते ही ड्राइवर से कहती है, शहर के सबसे बड़े इंपोर्टेड गुड सुपरमार्केट चलो। पीछे वाली सीट पर बैठी लीशिया खिड़की के बाहर तेजी से पीछे छूटते नजारों को देखती रहती है। उसकी उंगलियां हल्के हल्के घुटनों पर ताल देती रहती हैं। कल रात उसने साफ कहा था कि आज वो गिफ्ट लेकर आएगी। आखिर देना तो कुछ था ही। पैसे तो वो लेने से रहा, ऊपर से वो एक शेफ भी था और खाने पीने का असली जानकार भी। ऐसे में अगर कोई चीज उसे सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती थी तो वो प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स ही थे, और फिर यह तो उसके लिए एक बेहद कीमती मील टिकट भी था। शाम के 6:30 बजे वो आराम से अपनी रॉकिंग चेयर पर लेटा हुआ बिल्ली के बच्चे को सहला रहा होता है। साथ ही सिस्टम पैनल में दिए गए आंकड़ों का हिसाब भी लगाता रहता है। अगर इसी रफ्तार से कुछ और दिन मेहनत करता रहा तो जल्द ही डिवाइन ग्रेड नाइफ स्किल बुक एक्सचेंज कर पाएगा। यह सोचकर उसका मूड काफी अच्छा हो जाता है। तभी बाहर से परिचित नॉक की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो घड़ी की तरफ देखता है। वाह, बिल्कुल टाइम पर। फिर वो उठकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे के बाहर, जैसा उसने सोचा था, लीशिया खड़ी दिखाई देती है। आज उसने अपना दबदबा दिखाने वाला बिजनेस सूट नहीं पहना था। उसकी जगह उसने एक नरम रंग का बेज कोट पहन रखा था, जिससे उसका पूरा व्यक्तित्व बेहद शांत और सौम्य दिखाई देता है। लेकिन इस बार उसके हाथ में छोटी सी वाइन बॉक्स नहीं थी। उसकी जगह 2 बड़े थर्मल बैग्स थे, जिन पर एक लग्जरी इंपोर्टेड सुपरमार्केट का लोगो बना हुआ था। गुड इवनिंग, ये एन, लीशी या मुस्कुराते हुए कहती है। उसकी यह पड़ोस वाली प्यारी बड़ी बहन जैसी इमेज इतनी नेचुरल लग रही थी कि कोई भी आसानी से धोखा खा जाता। मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ, वो बैग उठाकर दिखाती है। मुझे लगा एक शेफ होने के नाते आप इन चीजों को मना नहीं कर पाएंगे। जिस पर ये एन बैग के अंदर झांक कर देखता है। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाग्यू M9 बीफ, ब्लू लॉबस्टर और प्रीमियम ग्रेड मासुताके मशरूम्स। सिर्फ इन चीजों की कीमत ही कई हजार युआन से कम नहीं थी। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई देता है। प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स डिटेक्टेड, सिस्टम मिशन एक्टिवेटेड। प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करके कुकिंग करें। एस्टिमेटेड रिवॉर्ड, कुकिंग प्रोफिशिएंसी में बड़ा इंक्रीज। गारंटीड डबल एट्रीब्यूट डिश। जिस पर उसकी आंखें और ज्यादा चमक उठती हैं। उसे पैसों में कभी खास दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन इतने बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स के सामने उसका भी मन डगमगा जाता है। प्रेसिडेंटली वो साइड में हटकर रास्ता देता है। इस बार उसके चेहरे की मुस्कान कल के मुकाबले कम से कम 30% ज्यादा सच्ची लग रही थी। मानना पड़ेगा, आपकी नजर वाकई कमाल की है। आइए, जल्दी अंदर आइए। जिस पर लीशी या मन ही मन राहत की सांस लेती है। उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला था। वो भारी बैग लेकर अंदर आती है और सीधे किचन काउंटर पर सामान रख देती है। क्या ये सब हम दोनों के लिए काफी होगा, वो जानबूझकर पूछती है, जिसके जवाब में वो बीफ का पीस हाथ में लेकर देखता है। इतना तो 5 लोग भी आराम से खाकर बचा सकते हैं। वो बीफ की टेक्सचर महसूस करते हुए तारीफ करता है। इतने हाई क्वालिटी बीफ को अगर सुकियाकी हॉटपॉट या थिक कट स्टेक में इस्तेमाल न किया जाए तो यह इंग्रेडिएंट्स की बेइज्जती होगी।
आप शेफ हैं, फैसला आपका। लीशी या समझदारी से पीछे हट जाती है। मैं तो सिर्फ खाने की जिम्मेदारी निभाऊंगी। जिस पर वो तुरंत उसकी तरफ देखता है, और बर्तन धोने की भी। लीशिया हल्की सी नाक से कोड़ती है, जिस पर वो मुस्कुरा देता है। उसे मानना पड़ता है कि यह महिला सिचुएशन के हिसाब से रोल चेंज करने में काफी तेज है। ठीक है, वो अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाता है और शेफ नाइफ निकाल लेता है। प्रेसिडेंट ली ने इतना इन्वेस्ट किया है, तो आज रात हमें भी ढंग की फीस्ट करनी होगी। वाग्यू M9 सुकियाकी और बटर सियर्ड मासुताके मशरूम। बस आराम से बैठकर इंतजार कीजिए। इसके बाद किचन से इंग्रेडिएंट्स तैयार करने की आवाजें लगातार आने लगती हैं। लिशिया बाहर लिविंग रूम के सोफा पर बैठी रहती है। वो नाइफ की लयबद्ध कटिंग की आवाज सुनती रहती है, साथ ही पूरे कमरे में फैली गर्म पीली रोशनी को देखती रहती है। उसी पल पूरे दिन से जमा तनाव मानो उसके शरीर से निकलने लगता है। यहाँ न कोई प्रॉफिट एग्रीमेंट था, न कोई चालाक शेयर होल्डर, न कोई अंतहीन कॉर्पोरेट बैटल। यहाँ सिर्फ शानदार खाना बनने वाला था, और एक ऐसा पड़ोसी था जिसका मुंह भले ही तेज चलता हो, लेकिन कुकिंग स्किल कमाल की थी। जिस पर वो सोफा से टिककर बैठ जाती है और उसके होंठों पर अनजाने में मुस्कान आ जाती है। यह एंट्री टिकट वाकई पूरी कीमत वसूल कर रहा था। किचन के अंदर बटर धीरे धीरे कास्ट आयरन पैन में पिघलता रहता है और उससे निकलती छन छन की आवाज पूरे माहौल को और लाजवाब बना देती है। इसके बाद मोटे कटे हुए फॉरेस्ट मासुताके मशरूम्स पैन में बिछाए जाते हैं। जैसे जैसे हीट बढ़ती है, वैसे वैसे मशरूम्स की खुशबू पूरे घर में फैलने लगती है। वह खुशबू बिल्कुल बारिश के बाद जंगल की मिट्टी जैसी लगती है, और कुछ ही पलों में पूरा घर उसकी महक से भर जाता है। थोड़ी देर बाद लीशी या डाइनिंग टेबल पर सीधी बैठी होती है। उसके दोनों हाथ सलीके से गोद में रखे होते हैं। उसका बैठने का अंदाज अरबों की डील साइन करने से भी ज्यादा फॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन उसकी हल्की हल्की चलती सांसें और बार बार निगलती हुई लार उसकी असली हालत बयां कर रही थीं। वो इस समय खाने के लिए बुरी तरह तरस रही थी। इसके बाद ये एन खूबसूरत मार्बल पैटर्न वाले वाग्यू M9 बीफ के थिक स्लाइसेस मासुताके मशरूम्स के ऊपर रखता है। तेज हीट तुरंत मीट जूस को अंदर लॉक कर देती है, जिस पर बीफ से निकलती चर्बी धीरे धीरे पिघलती है और मशरूम्स की खुशबू के साथ मिलकर और भी आकर्षक अरोमा पैदा करती है। फिर वो अपने स्पेशल सुकियाकी सॉस को ऊपर से डालता है। सोया सॉस की नमकीन खुशबू और मिरिन वाइन की हल्की मिठास उबलते हुए पॉट से निकलकर पूरे कमरे में फैलने लगती है। सफेद धुआं धीरे धीरे ऊपर उठता रहता है। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर सुनाई देती है। प्रीमियम इंग्रेडिएंट डिटेक्टेड, कुकिंग इवैल्यूएशन S+ रैंक, डुअल इफेक्ट एक्टिवेटेड, इफेक्ट 1, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन लेवल 3, डोपामाइन कार्निवल, इफेक्ट 2, वाइटैलिटी रिकवरी लेवल 2, लॉन्ग टर्म एग्जॉशन रिकवरी एक्टिवेटेड, लाइक अ विदर्ड ट्री ब्लूमिंग अगेन इन स्प्रिंग। जिस पर ये एन हल्का सा भौं उठाता है। लगता था कि आज खर्च किए गए हजारों युआन पूरी तरह वसूल हो चुके थे। सिस्टम द्वारा दिया गया फीडबैक पिछली ब्रेस्ट पोक डिश से कई गुना बेहतर था। इसके बाद वो सॉस में डूबा हुआ वाग्यू बीफ का एक स्लाइस उठाता है। मीट अभी भी हल्का हल्का कांप रहा होता है। उसे देखकर ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। उस हल्के गुलाबी रंग के लुभावने टुकड़े को स्टेराइल ए की कोटिंग में डिप करने के बाद लीथी नहा के सामने रखे छोटे से बाउल में रखा जाता है, जिस पर वह काफी देर से उसे लालच भरी नजरों से देख रही होती है। पहला पीस अभी गर्म है, खा लो। यह सुनकर लीथी नहा और भी ज्यादा बेकाबू हो जाती है। वह जल्दी से बीफ का एक पीस उठाकर अपने मुंह में डालती है। जैसे ही उसके दांत हल्के से उस मीट को छूते हैं, वाउजू बीफ की खास फैटी लेयर एक की कोटिंग के साथ मिलकर उसकी जीभ पर ऐसे फिसलती है जैसे कोई रेशमी कपड़ा सरक रहा हो, जिस पर तुरंत बाद मासुताके मशरूम की हल्की क्रंची टेक्सचर और मिट्टी जैसी नेचुरल खुशबू फील होने लगती है। और फिर यह सब सुकियाकी सॉस के मीठे और नमकीन टेस्ट के साथ मिलकर एक कमाल का फ्लेवर बना देता है, जिस पर लीथी नहा की आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं। खाना जैसे ही उसके पेट तक पहुंचता है, एक गर्माहट का एहसास पूरे शरीर में फैलने लगता है। वह गर्म लहर उसकी रीढ़ के सहारे ऊपर की तरफ दौड़ती है। काफी समय से काम के प्रेशर की वजह से उसके मसल्स दर्द और तनाव से भरे हुए थे, लेकिन इस गर्माहट के असर से उसके पूरे शरीर में एक सुन्न कर देने वाला बेहद आरामदायक एहसास फैलने लगता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके शरीर के हर जंग लगे जोड़ को खोलकर दोबारा रिपेयर कर रहा हो, जिस पर वाइटैलिटी रिकवरी इफेक्ट अपना काम दिखाने लगता है। लीथी नहा को ऐसा फील होने लगता है जैसे इस लाजवाब स्वाद की वजह से उसका सिर खुशी से उड़ ही जाएगा। अब उसके पास बात करने का भी समय नहीं बचता। उसके हाथों में पकड़ी चॉपस्टिक्स लगातार चलती रहती हैं। उसकी मूवमेंट्स अभी भी एलिगेंट दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी स्पीड हैरान कर देने वाली होती है। एक पीस वाउजू बीफ का, फिर एक मासुताके मशरूम, फिर सॉस में भीगे हुए नूडल्स का एक बड़ा बाइट, और फिर वह लगातार खाते ही जाती है, जिस पर सामने बैठा वह आराम से मीट डिप करता रहता है और अपनी करोड़ों युआन की मालकिन पड़ोसन को मजे से खाते हुए देखता रहता है। उसके नाक पर हल्का पसीना दिखाई देता है और दोनों गाल लाल हो चुके होते हैं। उसे किसी को इतना स्वादिष्ट खाना खिलाकर जो सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है, वह सिर्फ पैसे कमाने से कहीं ज्यादा सुखद लग रही होती है। करीब 30 मिनट बाद 2 बड़ी प्लेट्स वाउजू बीफ की, एक पूरी टोकरी मासुताके मशरूम्स की
और आखिरी पोर्शन ऊडो नूडल्स का पूरी तरह साफ हो चुका होता है, जिस पर ली थी नहा अपनी चॉपस्टिक नीचे रखती है और संतुष्टि भरी लंबी सांस छोड़ती है। वह अपने हल्के से भरे हुए पेट को थपथपाती है। उसके चेहरे पर पिछले कई सालों में पहली बार इतनी रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन दिखाई देती है। मुझे लगता है कि यह मेरी जिंदगी का सबसे वैल्यूएबल मील रहा है। जिसके जवाब में वह मुस्कुराता है। यह तो सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी की वजह से है। वह अपने लिए किसी तरह का क्रेडिट लेने की कोशिश भी नहीं करता। जिस पर इस बार ली थी नहा बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं है। वह अपने महंगे वूल स्वेटर की स्लीव्स करीने से ऊपर चढ़ाती है। इतना ही नहीं, वह हल्के सुर में गुनगुनाते हुए आराम से किचन में जाकर बर्तन धोना भी शुरू कर देती है। इसके बाद सीन सीधे स्पिरिट बिल्डिंग की टॉप फ्लोर मीटिंग रूम में शिफ्ट होता है। यहाँ का माहौल मानो पूरी तरह जम सा गया होता है। कमरे में इतनी घुटन भरी खामोशी छाई होती है कि किसी का भी दम घुट सकता है। लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल के दोनों तरफ बैठे लोग साफ तौर पर दो हिस्सों में बंटे हुए दिखाई देते हैं। एक तरफ ली थी नहा की अगुवाई करने वाली फाउंडिंग टीम बैठी होती है, जबकि दूसरी तरफ महंगे सूट्स पहने हुए कुछ मिडिल एज्ड आदमी बैठे होते हैं, जिनके चेहरों पर घमंड साफ दिखाई देता है। यह लोग डिंग थिंग इन्वेस्टमेंट फंड के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो सीरीज बी फंडिंग के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। जिस पर फंड के वांग जनरल मैनेजर दबाव भरे लहजे में बोलना शुरू करता है। प्रेसिडेंट ली, प्रॉफिट गारंटी एग्रीमेंट के मामले में हम पहले ही काफी कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। अगर आप लोग अगले साल प्रॉफिट इनफ्लो में सिर्फ 30% की ग्रोथ भी नहीं ला सकते तो हमें स्पिरिट फंड की अर्निंग एबिलिटी पर सवाल उठाना पड़ेगा। जिस पर वह अपनी आंखें सिकोड़ कर ली थी नहा को ध्यान से देखने लगता है। और एक बात और, हमने यह भी सुना है कि हाल ही में आपकी हेल्थ काफी खराब चल रही है। आप अक्सर मॉर्निंग मीटिंग्स में भी एब्सेंट रहती हैं। इन्वेस्टमेंट आखिरकार लोगों पर ही किया जाता है। अगर आप ही गिर गईं तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा। यह सुनकर पूरा मीटिंग रूम शांत हो जाता है। सभी लोगों की नजरें ली थी नहा पर टिक जाती हैं। अगर यह पिछले शुक्रवार वाली ली थी नहा होती, जो किसी भी समय बेहोश हो सकती थी, तो शायद इस सीधे कमजोर जगह पर हुए अटैक से वह घबरा जाती। उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता, दिल तेजी से धड़कने लगता और वह पूरी तरह पैनिक में चली जाती। लेकिन आज की ली थी नहा बिल्कुल अलग होती है। वह अपनी चेयर पर मजबूती से बैठी रहती है। उसका चेहरा गुलाबी और स्वस्थ दिखाई देता है। उसकी आंखें साफ और आत्मविश्वास से भरी होती हैं। मिस्टर वांग, आप मजाक कर रहे हैं? जिस पर ली थी नहा हल्की मुस्कान देती है और उसका ऑरा अचानक पूरे कमरे पर छा जाता है। वह कॉन्ट्रैक्ट अपेंडिक्स की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं समझती। इसके बजाय वह एक मोटी डेटा रिपोर्ट उठाकर सीधे टेबल पर पटक देती है। धड़ाम। उसकी आवाज सुनकर सामने बैठे वांग की पलकें तक फड़क जाती हैं। पिछली क्वार्टर में स्पिरिट फंड के यूजर्स की ग्रोथ 1102% रही है। कैश फ्लो प्रेशर सिर्फ मार्केट शेयर हासिल करने के लिए है। और जहां तक मेरी हेल्थ की बात है, इतना कहकर ली थी इन्हा अचानक खड़ी हो जाती है। वह दोनों हाथ टेबल पर रखती है और ऊपर से वांग की तरफ ठंडी नजरों से देखती है। मैं यहाँ आने से पहले 5 किलोमीटर दौड़कर आई हूँ। जरूरत हो तो अभी अपना मेडिकल रिपोर्ट भी आपके मुंह पर दे मारती हूँ। 30% ग्रोथ रेट पर मैं साइन करती हूँ, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20% बढ़ेगी और वोटिंग राइट्स की मांग बिल्कुल नहीं होगी। या तो साइन करो या फिर अभी यहाँ से निकल जाओ। स्पिरिट फंड के इस केक में हिस्सा लेने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। जिस पर सामने बैठे वांग के सारे छुपे हुए इरादे उसी वक्त टूट जाते हैं। उसके सामने खड़ी यह महिला इतनी एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट और जोश से भरी दिखाई दे रही होती है जैसे अभी अभी कोई बूस्टर इंजेक्शन लगाकर आई हो। ठीक है, प्रेसिडेंट ली वाकई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वांग दांत भींचते हुए जवाब देता है, हम साइन करेंगे। शाम के ठीक 4 बजे आखिरी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर्स होने के साथ ही वे चालाक इन्वेस्टर्स आखिरकार वहां से निकल जाते हैं। जिस पर ली थी इन्हा अपने ऑफिस में वापस पहुंचती है। लेकिन जैसे ही ऑफिस का दरवाजा बंद होता है, अभी तक जबरदस्ती संभाल कर रखी गई उसकी सारी एनर्जी एक फटे हुए गुब्बारे की तरह निकल जाती है। पुफ। एक पल में उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है और फिर वह पूरी तरह थकी हुई हालत में चेयर पर गिर जाती है, जबकि उसके दोनों हाथ मजबूती से अपने पेट को पकड़े हुए होते हैं। वही जाना पहचाना एहसास, वही बेचैन कर देने वाली खालीपन की फीलिंग एक बार फिर लौट आती है। जो थोड़ी बहुत एनर्जी अभी अभी रिकवर हुई थी, वह अब पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। हाई इंटेंसिटी दिमागी जंग और उसके ऊपर लगातार 6 घंटे तक चली मीटिंग ने कल रात के खाने से मिली सारी एनर्जी को पूरी तरह जला डाला, जिस पर अब उसका शरीर एक ओवरवर्कड मशीन की तरह महसूस होने लगता है। कुछ देर पहले खुद को जरूरत से ज्यादा पुश करने का नतीजा अब और भी खतरनाक बैकलैश के रूप में सामने आ रहा होता है। सिस, आप ठीक तो है ना? जिस पर श्याओ चेन दरवाजा खोलकर अंदर आती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ली थी नहा के डरावने तरीके से पीले पड़ चुके चेहरे पर पड़ती है, वह घबरा जाती है। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा कमजोर महसूस कर रही हूँ। ली थी नहा कमजोर आवाज में हाथ हिलाकर इशारा करती है। उसकी आवाज भी काफी थकी हुई लग रही होती है। तो क्या मैं आपके लिए आफ्टरनून टी ऑर्डर कर दूं? पास में एक नया फ्रेंच डेजर्ट शॉप खुला है। यह सुनकर ली थी नहा की भौहें तुरंत सिकुड़ जाती हैं। फ्रेंच डेजर्ट्स?
सिर्फ उनका नाम सुनते ही उसके दिमाग में जरूरत से ज्यादा मीठी क्रीम और सजावट से भरी प्लेट्स की तस्वीर घूम जाती है, जिस पर उसे हल्की मिचली तक महसूस होने लगती है। वह अपनी घड़ी देखती है। शाम के 4:10 हो रहे होते हैं। उस आदमी की छोटी रेस्टोरेंट खुलने में अभी भी 2 घंटे से ज्यादा का समय बाकी होता है, लेकिन उसका पेट अभी से जोर जोर से विरोध करना शुरू कर चुका होता है। श्याओ चेन। अचानक ली थी नहा उसे दोबारा आवाज देती है, जिस पर श्याओ चेन तुरंत उसकी तरफ देखती है। ली थी नहा की आंखों में इस बार एक अजीब तरह का दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा होता है। आज रात की सेलिब्रेशन पार्टी कैंसिल कर दो। वाइस प्रेसिडेंट को बोल दो कि वह सबको लेकर चला जाए। यह सुनकर श्याओ चेन वहीं जड़ हो जाती है। लेकिन प्रेसिडेंट ली, आज रात प्रेसिडेंट वांग और बाकी सभी लोग आने वाले हैं। अगर आप नहीं जाएंगी तो मैंने कहा ना, कैंसिल कर दो। ली थी नहा अपना हैंडबैग उठाती है और सीधे बाहर निकलने लगती है। उसकी चाल में साफ तौर पर जल्दबाजी दिखाई दे रही होती है। मुझे इससे भी ज्यादा जरूरी काम करना है। उससे भी ज्यादा जरूरी? श्याओ चेन के चेहरे पर बड़े बड़े सवालिया निशान दिखाई देने लगते हैं। फंडिंग के कई अरब युआन वाले डील के बाद होने वाली सेलिब्रेशन से ज्यादा जरूरी आखिर क्या हो सकता है? गाड़ी तैयार करो। ली थी नहा गहरी सांस लेती है, जिस पर उसकी आंखों में पहले कभी न दिखी ऐसी दृढ़ता दिखाई देती है। हम एग्रीकल्चरल मार्केट जाएंगे। यह सुनकर श्याओ चेन को लगता है कि शायद उसने गलत सुन लिया है। कहाँ जाएंगे? एग्रीकल्चरल मार्केट। ली थी नहा पीछे मुड़कर हल्की मुस्कान देती है। मैं अपना एंट्री टिकट खरीदने जा रही हूँ। इसके बाद रात हो जाती है। पुरानी हैप्पीनेस रेजिडेंशियल कॉलोनी में ली थी नहा दोनों हाथों में भारी भरकम शॉपिंग बैग्स उठाए हुए धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही होती है। उसके कदम लगभग लड़खड़ा रहे होते हैं। पिछले मील से मिली सारी ताकत अब पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। पूरा दिन दबाकर रखी गई थकान और पेट का दर्द अब कई गुना ताकत के साथ वापस लौट आता है। ठंडा पसीना उसके माथे से बहकर बालों तक पहुंच रहा होता है, यहाँ तक कि उसका केयरफुली किया हुआ मेकअप भी धुंधला पड़ने लगता है। आखिरकार वह दूसरी मंजिल पर पहुंच जाती है, जिस पर उसकी नजर रूम 2011 के पुराने लाल रंग वाले लकड़ी के दरवाजे पर टिक जाती है। उसकी आंखों में जिद की एक चमक दिखाई देती है। उस दरवाजे के पीछे उसका इलाज मौजूद होता है, लेकिन आज रात उसका मकसद सिर्फ खाना खाना नहीं होता। थक 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 वह गहरी सांस लेती है, फिर खुद को सीधा खड़ा करती है और कोशिश करती है कि कम से कम थोड़ी कम बदहाल दिखाई दे, जिस पर वह हाथ उठाकर दरवाजा खटखटाती है। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुल जाता है। वह आदमी ढीली ग्रे हुडी पहने हुए होता है और हाथ में आधा खाया हुआ एप्पल पकड़े रहता है। जैसे ही उसकी नजर ली थी नहा पर पड़ती है, वह साफ तौर पर एक पल के लिए रुक जाता है। ली थी नहा अभी भी वही महंगे बिजनेस आउटफिट में होती है, लेकिन उसका चेहरा इतना पीला पड़ चुका होता है कि देखकर डर लगने लगे। उसकी आंखें भी असामान्य तरीके से चमक रही होती हैं और उसके हाथों में पकड़े एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वाले लाल सफेद प्लास्टिक बैग्स उसके पूरे लुक के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे होते। प्रेसिडेंटली वह मुंह में मौजूद एप्पल निगलते हुए मजाक करता है। क्या आप अभी सब्जियों की लूट सेल से लौट कर आ रही हैं? लेकिन इस वक्त ली थी नहा के पास मजाक करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं होती। वह दोनों बैग्स सीधे जमीन पर रख देती है, फिर अचानक सिर उठाकर उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखें गर्मजोशी और बेचैनी से भरी होती हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे अगर उसने अभी बात नहीं की तो अगले ही पल गिर पड़ेगी। ब्रदर, ये हमें थोड़ी बात करनी है। किस बारे में? वह आराम से दरवाजे के फ्रेम पर टिक जाता है, जिस पर साफ दिख रहा होता है कि उसे अंदर बुलाने का कोई इरादा नहीं है।